हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मैक्सवेल के समीकरण। यानी कि मैक्सवेल के समीकरण क्या होते हैं, मैक्सवेल की समीकरणें क्या होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल की समीकरण क्या होती हैं तथा उनको लिखिए, तो आपको लिखना पड़ता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल की समीकरणें, यानी कि ये वीडियो जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में केवल मैक्सवेल की समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्सवेल ने समीकरण जो दी थी वो कितनी समीकरण थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मैक्सवेल ने समीकरण दिए क्यों? मैक्सवेल ने समीकरण जब दी, जब उन्होंने विस्थापन धारा का उत्पत्ति की, मतलब विस्थापन धारा को बताया। उन्होंने विस्थापन को धारा को लेकर के सभी समीकरण जितनी भी थी, जैसे गॉस की प्रमेय हो गई, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम हो गए, एम्पियर का नियम हो गया, ठीक है नहीं, तो इनसे संबंधित जो समीकरण थे उनमें सब में चेंजिंग कर दिया। क्योंकि मैक्सवेल ने एक धारा बताई, विस्थापन धारा, उसके चक्कर में क्या हो गया, सारे समीकरणों को चेंज करना पड़ा, कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ा और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस वही समीकरणें मैक्सवेल ने अपनी दी, तो उनको मैक्सवेल समीकरण कहा गया। क्या कहा गया? मैक्सवेल समीकरण। तो ये कई प्रकार की थी, तो उनको हम नंबर से देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल समीकरण क्या होती हैं कि मैक्सवेल ने गॉस, फैराडे, एम्पियर के नियमों में संशोधन कर अपने अनुसार अपने कुछ समीकरण दिए, जिनको मैक्सवेल समीकरण कहा गया था। क्या कहा गया? मैक्सवेल समीकरण कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा गया? मैक्सवेल समीकरण कहा गया। एक बार फिर से, मैक्सवेल ने गॉस, फैराडे, एम्पियर के नियमों में संशोधन कर अपने अनुसार अपने कुछ समीकरण दिए, जिनको मैक्सवेल समीकरण कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कुछ? अब हम बात करते हैं कि मैक्सवेल के समीकरण कितने थे। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए, टोटल कितने दिए थे? 4 समीकरण दिए थे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उन समीकरणों को देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैक्सवेल के निम्नलिखित 4 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? 4 समीकरण। सबसे पहला जो समीकरण है स्टूडेंट, वो है गाउस का नियम। आप कहेंगे गॉस का नियम तो गॉस ने दिया था, मानते हैं गॉस ने दिया था, परंतु उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है नहीं, गॉस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही तो होता है। तो वही यहाँ पर मैंने इस सूत्र को दिया है, वो गॉस के नियम ने ही ये सूत्र दिया था, गॉस ने दिया था। ठीक है नहीं, गॉस के नियम नहीं, मतलब गॉस ने ये सूत्र को दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सूत्र में क्या हम चेंजिंग करेंगे, बस इसमें यही समझना है। तो इस जो समीकरण जो तुम्हारा दिया है, गाउस के नियम जो दिया है, गाउस के नियम में थोड़ा सा चेंजिंग होना है। क्यों कर दें कि वैद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, पृष्ठ पर समाकल करने पर प्राप्त समीकरण प्रथम समीकरण होती है। यानी कि यदि हम इसको फ्लक्स को लिखना चाहें, तो फ्लक्स को हम मैक्सवेल के अनुसार लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन करने पर, जब हम वैद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन करते हैं, तब प्राप्त समीकरण जो होती है हमारी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। क्या होती है? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण होती है। यह समीकरण जो होती है वो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध को व्यक्त करती है, केवल आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को। तो करना क्या है आपको कि वैद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन करने पर हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र लेना है। तो वैद्युत क्षेत्र ले लिया, वैद्युत क्षेत्र का हमें क्या करना है, बंद पृष्ठ पर समाकलन करना है। तो बंद पृष्ठ ले लिया हमने, एक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ का हमें समाकलन करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन का चिन्ह लगा दिया, समाकलन करना होगा। ठीक है नहीं, करने पर प्राप्त समीकरण क्या होती है? हमारी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण होती है। बस आपको अब ऐसा ही का ऐसा लिख देना है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। यही था आपका मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, गाउस के नियम से संबंधित था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है कि गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है नहीं, परंतु मैक्सवेल ने इसमें क्या चेंजिंग कर दिया था? मैक्सवेल ने बताया कि वैद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन करने पर प्राप्त समीकरण जो होती है वो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण होती है। यदि हम वैद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन करते हैं, तो वो किसके बराबर होती है? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने लिया है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यह जो समीकरण है वो किस पे आधारित है? आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध में दिया गया था, इसलिए ये आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, ये समीकरण।
उम्मीद करते हैं पहला समीकरण आपको समझ में आ चुका होगा। पहला समीकरण आपका किस पे संबंधित है? यस, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका प्रथम समीकरण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका दूसरा है वो कैसा है? वो भी आपका है गॉस का नियम ही है, परंतु वो है आपका चुंबकत्व का गॉस का नियम। किसका? चुंबकत्व का गॉस का नियम। थोड़ा सा ही उसमें अंतर है और कुछ नहीं है। चलते हैं फ्रेंड, चुंबकत्व का गॉस का नियम। चुंबकत्व का मतलब क्या है? वहां पर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित था, अब यहाँ पर चुंबक से संबंधित है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर गॉस का नियम क्या कहता है? यहाँ पर मैक्सवेल के अनुसार जो गॉस का नियम होगा वो किस प्रकार से लगेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन किया जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन किया जाता है, तब प्राप्त समीकरण जो होती है वो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण होती है। कौन सी होती है? द्वितीय समीकरण होती है। इस कंडीशन में जो समीकरण आपका प्राप्त होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर जब हम समाकलन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन करते हैं, तो जो निकल के आता है वो 0 निकल के आता है, क्योंकि उसका चुंबकीय क्षेत्र जो निकल के आता है वो 0 होता है एक तरह से। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लेना है कि ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र लेना है, वेक्टर लगाएंगे, डॉट समाकलन करना है किसके साथ? बंद पृष्ठ। तो ds लिया जाएगा यहाँ पर, इसका समाकलन करेंगे और ये किसके बराबर होता है? 0। क्योंकि यह समीकरण क्या प्रदर्शित करता है? यह समीकरण प्रदर्शित करता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि चुंबक के एक ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ध्रुव होंगे और जब चुंबक को उसके अंदर लिया जाएगा स्टूडेंट, एक चुंबक होता है, आप जानते हैं चुंबक के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो दोनों जो होते हैं तो दोनों को तो बंद पृष्ठ के अंदर लिया जाएगा। तो देखो, एक से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और एक से अंदर आती हैं, तो इसमें जितनी बल रेखाएं बाहर से निकल रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, समझ में आया? तो बस वही है चुंबकत्व का गाउस का नियम। जब हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ पर समाकलन किया जाता है, तब जो समीकरण प्राप्त होती है वो द्वितीय समीकरण होती है मैक्सवेल की। ठीक है स्टूडेंट, अब यह समीकरण क्या प्रदर्शित करता है? यह समीकरण आपका जो होता है, यह समीकरण प्रदर्शित करता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कोई एक स्वतंत्र चुंबक का अगर कोई ध्रुव लिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई भी फ्लक्स नहीं होता उससे। ठीक है नहीं? तो बस वही दिखाता है। ये आपका द्वितीय समीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे समीकरण की। तीसरा समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ से संबंधित है। फैराडे के नियम आपने पढ़े हैं, क्या होता है? ई बराबर होता है -k d∅b/dt। फैराडे का द्वितीय नियम आपने पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय पेड़ से संबंधित। ठीक है नहीं? तो उसी के आधार पर है, आपको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ से संबंधित मैक्सवेल ने अपना कैसा समीकरण दिया था। ठीक है नहीं? तो चलते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ के नियम, पेड़ का जो नियम था उससे संबंधित ये मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। फॉर्मूला होता है फैराडे का E बराबर -k d∅dt, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक के बराबर होती है। ये था फैराडे का विद्युत चुंबकीय पेड़ का नियम। परंतु हमें इस मैक्सवेल का समीकरण बनाना है, तो मैक्सवेल ने बताया था कि जब हम विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन करते हैं, क्या करते हैं? तो जब विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन किया जाता है, तब प्राप्त समीकरण जो होती है वो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण होती है। यानी कि जब हम विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन करते हैं, तब जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर जो होती है, उससे चुंबकीय क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है, यह समीकरण जो प्राप्त होगा उससे यही तो पता पड़ेगा कि यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है वो केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है। किसको करती है? वैद्युत क्षेत्र को। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन किया जाता है, तब प्राप्त समीकरण जो होती है वो तृतीय समीकरण होती है मैक्सवेल की। हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो विद्युत क्षेत्र आपका E होता है, E वेक्टर डॉट, यहाँ पर आपका होता है dl, रेखा का मतलब dl वेक्टर। ठीक है नहीं? इस प्रकार से इसका समाकलन करेंगे, वो किसके बराबर होता है? फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है नहीं, के बराबर होता है। ये आपका मैक्सवेल का तृतीय समीकरण था। क्या था? मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती हो, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र को। यदि परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स हुआ तो वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही समीकरण यह दर्शाता है। तो यही स्टेटमेंट आपको लिखना है, कि अर्थात यह समीकरण प्रदर्शित करता है कि परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये होता है आपका मैक्सवेल का तृतीय समीकरण।
उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चौथा जो लास्ट है वो तो आपने पढ़ ही लिया है, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। एम्पियर के नियम को संशोधन करके जो बनाया था उसे ही हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टूडेंट, मैक्सवेल एम्पियर नियम, यानी हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल नियम, कैसे भी कह लो, ठीक है नहीं, वैसे तो एम्पियर मैक्सवेल समीकरण ही कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या करना है आपको कि एम्पियर परपति नियम का संशोधन रूप समीकरण, ठीक है नहीं, कोई हम एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण कहते हैं स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, एम्पियर का नियम तो ये होता है, तो यहाँ पर देखो एम्पियर के नियम में संशोधन कैसे किया था, अभी मैंने समीकरण आपको हमने पढ़ा था जो विस्थापन धारा के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो सिग्मा आई जो होता है, सिग्मा आई कितना होता है, सिग्मा आई होता है चालन धारा प्लस विस्थापन धारा, ठीक है नहीं, चालन धारा और विस्थापन धारा इन दोनों धाराओं को इसमें जब ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि मुक्त आकाश में उत्पन्न धारा और जो तार में उत्पन्न धारा होती है वो धारा दोनों को जब जोड़ते हैं तब वो सिग्मा आई बनता है। जब इसको यहाँ पर रखेंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर जो होते हैं वो होता है म्यू नॉट, कुछ अंदर हो जाएगा आई सी प्लस के आई डी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब जब इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी का मान होता है स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो समीकरण निकल के आता है और ये समीकरण हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है नहीं, इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था विस्थापन धारा के बारे में, उसी में पढ़ाया था मैंने। तो ये मैक्सवेल का चौथा समीकरण होता है, तो ये समीकरण होते हैं मैक्सवेल की, ठीक है नहीं। तो आपको वहाँ पर लिखने के लिए कहेगा कि एम्पियर के मैक्सवेल समीकरण को बताइए, तो इस प्रकार से बताना है, ठीक है। और यदि आपसे कहेगा वो कि गॉस से संबंधित नियम को बताइए मैक्सवेल के, तो वो गॉस वाला बताना है। चुंबकत्व गॉस से संबंधित आइए तो चुंबकत्व वाला बताना है। फैराडे से संबंधित बताइए तो फैराडे वाला बताना है। तो चलिए मैं आपको सभी क्रम से लिख देता हूँ। अगर वो चारों समीकरण आपसे लिखवाए, खाली समीकरण लिखवाए, तो आपको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट आपको लिखना है, सबसे पहले हम जो समीकरण पहला लिखेंगे वो गॉस से संबंधित है, और गॉस से संबंधित आपको लिखना है आपको ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है नहीं, बंद रेखा का समाकलन यहाँ पे हम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, सिग्मा क्यू बटी एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ये पहला होता है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा चुंबकत्व संबंध होता है, तो बी वेक्टर डॉट यहाँ पर होगा डी एस वेक्टर बराबर जो हो जाता है 0 के बराबर होता है। तीसरा जो होता है स्टूडेंट वो फैराडे से संबंधित होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, रेखा समान करना है, और ये हो जाएगा आपका माइनस के डी वी डी फाइव वी बटे डी टी, ठीक है नहीं, ये तुम्हारा इस प्रकार से होगा इसका। और आपका जो चौथा जो होता है वो एम्पियर से संबंधित, अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे में डी टी। ये चारों समीकरण इस प्रकार से आपको लिख देने हैं, ठीक है। उसके नाम में लिख देंगे कि जो गॉस से संबंधित मैक्सवेल समीकरण, और ये चुंबकत्व गॉस से संबंधित, ठीक है नहीं, और ये तुम्हारा फैराडे से संबंधित है, और ये वाला एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है, ठीक है नहीं। तो ये चार समीकरण होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये चारों समीकरण आपको समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं, इसलिए इसको तैयार अवश्य करना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।